नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। हमने जो हिंदी साहित्य में जो आदिकाल शुरू किया था और उसमें से हमने सिद्ध, नाथ, जैन और ये सब कुछ पढ़ लिया था। उसके अंदर उसके आगे का जो पार्ट है हम आदिकाल में आज वो पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वो होता है जिसमें जो आम घर की जो कहानियाँ होती है या जो प्रेम काव्य होते हैं, जो सामाजिकता में हमें कई कई ना उनके जो विषय है वो देखने को मिलते हैं, उन्हें कहते हैं लौकिक साहित्य। लोक प्लस इक यानी जो सामान्य जन जीवन से कहीं ना कहीं संबंध रखते हो। ये देखिए आप, जैसे एक सेकंड रुकिएगा। जैसे लौकिक यानी लोक प्लस इक यानी लौकिक, यानी लोक यानी जन सामान्य। जन सामान्य से जो विषय वस्तु रखती है उससे संबंधित हम अगर कोई साहित्य लिखते हैं तो वो होता है लौकिक साहित्य। ठीक है, ये ना तो ये कोई धार्मिक साहित्य है। जैसे कोई ना कोई साहित्य का विषय जरूर रहता है। अगर नाथों ने पर्टिकुलर लिखा है तो नाथ साहित्य कहलाया, सिद्धों ने लिखा इसलिए सिद्ध साहित्य कहलाया, और जो जैन कवि थे उन्होंने लिखा तो जैन साहित्य कहलाया। अब ये लौकिक साहित्य है। और ये देखिए, इसमें सबसे पहला है ढोला मारूरा दूहा। और ये जितने भी मैंने फैक्ट लाए हैं, सब चीजें कभी ना कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ढोला मारू का दूहा किसकी रचना है। तो ये कवि कल्लोल की है और 11वीं सदी की है। और इसमें जो राजकुमार है वो ढोला है और राजकुमारी मारवणी है। ये ध्यान रखना बिल्कुल आप। ढोला मारू की जो ये नायिका है उसके विषय में पूछा जा चुका है कि इसकी विषय का क्या। फिर इसमें नाम ऐसे देते हैं कि जैसे मारवणी, मारवड़ी, ऐसे इस टाइप में नाम देते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते। या राजमती, या ऐसे नाम देते हैं कि जहाँ हमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल चांस रहता है। तो ये मारवणी थी और की कथा। और ये एक प्रेम काव्य है। इन दोनों का प्रेम जो प्रसंग है उससे संबंधित है। और ये राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया वहाँ बहुत लोकप्रिय है। और इसमें है कि कुशल राय, इन्होंने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी है इसके अंदर। आगे जाके जो ढोला मारू का दूहा है कवि कल्लोल की, उसमें कुशल राय ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ी है आगे। आगे नेक्स्ट देखिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 में हुआ था और 1325 तक माना जाता है। ये 1255 ध्यान रखिएगा। इसमें ये क्या होगा कि आपको जैसे कोई रचनाएं होती है समय क्रम के हिसाब से जमाने की, तो उसमें ये काम आएगा कि ये इसके बाद है। तो ये लगभग 13वीं शताब्दी के हैं या 1255 अगर एग्जैक्टली याद रख पाओ। और इनकी जो रचनाएं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले आपको पता होगा कि जो खुसरो है वो खड़ी बोली के हिंदी में प्रथम कवि माने जाते हैं। जो वर्तमान में जो बोली अपन बोलते हैं ना वो खड़ी बोली है, तो उसके प्रथम कवि माने जाते हैं। अब जैसे खालिक बारी, ये क्या है? ये एक फारसी और हिंदी शब्दकोश है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है कि खालिक बारी क्या है। व्याकरण है या इस प्रकार उनमें कोई वर्ण विषय देते हैं, प्रेम काव्य है, कोई आख्यान है, या फारसी हिंदी शब्दकोश है, इस प्रकार। तो ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुगने, गजल। अब नूह सिपेहर। नूह सिपेहर क्या है? ये भारतीय बोलियों का वर्णन है। इसमें इसमें क्या है? भारतीय बोलियों का वर्णन। इनके विषय वस्तु बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। और जो पहेलियाँ और जो मुकरियाँ हैं वो उक्ति वैचित्र्य है। इन मतलब जो पंक्तियाँ होती हैं उनमें बहुत ही अच्छी कलात्मकता देखने को मिलती है पहेलियाँ और मुकरियों में। आपको पता है पहेलियाँ तो वही होती है कि क्या जो वो इसका एक दोहा भी है कि औंधा थाल सर पे धरा, ऐसा कुछ है। वो तारों से संबंधित है, आकाश से संबंधित है। तो इनकी बहुत सारी पहेलियां हैं जो हम वर्तमान जीवन में कई बार सुनने को मिलती है। तो और तीसरा है बसंत विलास। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में जब लास्ट ईयर में हुआ था 2015-16 में, और उसमें पूछा था, और एक नेट के एग्जाम में आ चुका है कि जो बसंत विलास है वो किसकी है। तो इसका जो कवि है वो अज्ञात है, यानी पता नहीं है किसकी है। तो वहां क्या करा इन्होंने, 4 ऑप्शन दे दिए कि जैसे दामोदर और कवि कल्लोल, इस प्रकार, और फिर अज्ञात कवि। तो लोगों ने देखते कहा अगर अज्ञात कवि था तो देते थोड़ी, तो इन्होंने क्या कहीं और टिक लगाया, और जबकि इसका कवि है वो अज्ञात था, मतलब नहीं पता कि कौन है। अब इसका विषय वस्तु क्या है कि जो बसंत ऋतु होती है उसमें विलासपूर्ण जो वर्णन होता है और जो स्त्रियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका,
उससे संबंधित उसमें वर्णन है। और इसका संपादन किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त ने। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल फैक्ट है। मैं अपने बहुत सारी किताबों में से जब मैंने छांटे ये सब चीज़ें, तब जाके मुझे मिली कि इसका जो संपादन है वो माता प्रसाद गुप्त ने किया था। ध्यान रखिएगा। और तो इसमें क्या है कि वसंत ऋतु का जो स्त्रियों पे है और जो वातावरण पे जो प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन इसमें। आगे देखिए विद्यापति। ये जो अमीर खुसरो है, विद्यापति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इनके बारे में। विद्यापति की पदावली बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि श्रृंगार और भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। अब मुक्तक काव्य क्या होता है? जिसमें क्या प्रबंध काव्य तो वो होता है जिसमें किसी कोई घटना हो, या कोई जन्म से लेके मृत्यु तक हो, या कोई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो, उस एक घटना का ही वर्णन हो पूरे में, तो कहलाता प्रबंध। और मुक्तक वो होता है जिसमें एक दोहा श्रृंगार पे है, एक भक्ति पे है, एक किसी और पे है, एक किसी कल्पना पे, एक नायिका पे, एक नायक पे। तो उसमें क्या कोई साम्यता नहीं रहती है, उनमें सब जो दोहे होते हैं या जो चौपाई होती है वो सब अलग अलग होती है, तो उनको कहते हैं मुक्तक रचनाएं। तो इसमें श्रृंगार और भक्तिपरक रचनाएं थी, तो इस प्रकार ये मुक्तक रचना हुई। अब विद्यापति की जो पदावली है वो निराला ने उसको क्या है, नागिन की लहर कहा है। ध्यान रखिएगा, नागिन की लहर किसको कहा है? विद्यापति की पदावली को। और ये देखिए आगे, खुसरो को हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ध्यान रखिएगा। खुसरो का नाम क्या था? अबुल हसन। ठीक है, इनका जो असली नाम था वो अबुल हसन था। अब खुसरो की उपाधियां क्या है? तोता हिंद। अब मैं बहुत बार सुनने में आता है कि तूती हिंद, ये तोता हिंद किसको कहते हैं? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ये इनको उपाधि दी थी। और कवियों में राजकुमार, ये किसने दी थी? ईश्वरी प्रसाद ने। कवियों में राजकुमार। और अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने बोला है इनको। अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, आगे देखिए, विद्यापति ने 3 भाषा में 14 ग्रंथ लिखे। अब मैंने विद्यापति खुसरो के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा लाइनें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जितने भी बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इनमें से कुछ पूछा जाएगा तो यही सवाल आएंगे कि जैसे कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में है? अवहट भाषा में है। और मैथिली में कौन सी पदावली है? गोरक्ष विजय है। ये क्या है? इनका नाटक है। और ये किस प्रकार का? जैसे इसमें क्या है, 2 भाग है। ठीक है, और गद्य पद्य। तो गद्य जो है वो संस्कृत में है और जो पद्य है वो मैथिली में है। तो ये पदावली, गोरक्ष विजय, ये दोनों मैथिली भाषा में है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो है वो इनकी अवहट भाषा में है। और कुछ इन्होंने संस्कृत के भी लिखे हैं, जैसे शिव सर्वस्व और गंगा वाक्यावली। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके चारों। ये दुर्गा भक्त तरंगिनी और पुरुष परीक्षा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और ये जो है मैथिली और अवहट के, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पदावली किस भाषा में? मैथिली भाषा में। कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस में है? अवहट भाषा में है। और किसकी है? विद्यापति की है। अब ये देखिए कि विद्यापति की जो पदावली है उसमें क्या इन पे विद्वानों में विवाद चला था कि जो पदावली है वो श्रृंगार की है या भक्ति की। तो सब कवियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो उनके देखिए, शुक्ल का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो पदावली के पद हैं वो अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार शुक्ल का क्या विचार है कि ये श्रृंगारिक कवि है ना। तो इन्होंने भक्ति परक को नहीं माना है, इन्होंने क्या श्रृंगारिक माना है। तो ये ध्यान रखिएगा शुक्ल का। और बच्चन ने इनको क्या कहा है? जातीय कवि। बच्चन ने क्या कहा है? जातीय कवि। आगे है कि विद्यापति को इनकी उपाधियां हैं, ध्यान रखिएगा। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। और अभिनव जयदेव के नाम से कौन है? विद्यापति। कवि शेखर के नाम से क्या है? विद्यापति। ये सारे उपनाम है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा इनको। देखो, मैथिल कोकिल इसलिए कहते हैं कि इनकी जो रचना है पदावली बहुत ही सुंदर रचना है और वो मैथिली भाषा में है, तो इसलिए मैथिल कोकिल कहते हैं। और इनको मैथिली भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। अभिनव जयदेव, इन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं इसलिए। और आपको पता है जयदेव की जो गीत गोविंद है, तो इसलिए इनको अभिदेव जयदेव के नाम से पुकारा जाता है, वो उपनाम दिया इनको। कवि शेखर है, तो इनकी उपाधियां हैं। और ये भी पूछा जा चुका है कि विद्यापति वो किस संप्रदाय के थे? तो ये जो है वो शिव संप्रदाय के थे। और हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है किसको? विद्यापति को। जबकि पता है इसको आगे बढ़ाने वाला किसको है? सूरदास को। ठीक है, तो इस परंपरा का प्रवर्तक कौन है?
विद्यापति है। इनकी एक लाइन है, देसिल बैना सब जन मिठा। ये ना अवहट भाषा के लिए इन्होंने मतलब ये पूरी लाइन लिखी है। तो ये देशिल बैना यानी जो देशी भाषा है उसके बारे में सबसे मीठी है ये, तो इस प्रकार है। आगे देखिए गद्य साहित्य। गद्य वो होता है कि जैसे ये जो कुछ लाइनें लिखते हैं ना, हम इस प्रकार कोई रचनाएं नहीं होती जैसे दोहा, चौपाई, छंद, इस प्रकार के नहीं। गद्य जो है हम जो आम बोलचाल में जो लेसन पढ़ते हैं वो गद्य साहित्य होता है। तो उस प्रकार की कुछ रचनाएं आदिकाल में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कुलय माला, ये किसकी है? उद्यतन सूरि की। कई कई जगह इनका उद्योतन सूरि भी नाम मिलता है, उद्यतन सूरि एक ही बात है ये। कुवलय माला है इनकी। आगे राउलवेल, बहुत अच्छी, बहुत मॉस्ट है इनकी। रोड़ा कवि या रोड कवि भी नाम मिलता है। ये क्या है? शिलांकृत कृति है। ये सवाल आ चुका है कि निम्न में से शिलांकृत जो कृति है वो कौन सी है, तो ये राउलवेल है। अब शिलांकृत कैसे? यानी एक शिला यानी पत्थर पे लिखी हुई है, और ये चंपू काव्य है। चंपू यानी जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रण हो, और इसमें है क्या? नक्षिक जो परंपरा है उसका वर्णन है, यानी किसी भी नायिका या जो इसमें नायिका है उसका नख से लेके यानी बालों से लेके और नाखून तक का संपूर्ण इन्होंने जो परंपरा है उसका आरंभ माना जाता है, इसमें उसका वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये किसकी है? दामोदर शर्मा की है। ध्यान, इनके जो रचनाकार इनका वर्ण विषय बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं सारी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा के। और ये एक व्याकरण ग्रंथ है, मतलब व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। इसमें क्या है कि जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है और उसकी जो संस्कृति है, भाषा है, उस पर प्रकाश डाला है। तो अब देखो, अगर किसी भी भाषा पे प्रकाश डालेंगे तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उसमें कौन से वर्ण विषय हैं, कौन सी वस्तु है, तो ये व्याकरण ग्रंथ ही हुआ। अगर बनारस के आसपास की संस्कृति और भाषा पे प्रकाश डाला है तो ये व्याकरण शास्त्र हुआ। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं इसको कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और आगे है वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर की है। और जैसे अब देखो, इसका ये को रिलेट करना चीज़ों को आना चाहिए व्यक्ति को, अगर हिंदी साहित्य का है तो, क्योंकि हिंदी साहित्य ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें इतनी रचनाएं, लाखों अरबों रचनाएं और कितने ही सारे राइटर हैं, तो इनकी रचनाएं याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें कल्पना की जो है वो हमें बहुत अच्छी अधिकता होनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से आसानी से किसी का भी रचना और कोई कवि किसी से रिलेट कर पाए। जैसे इसको कैसे याद करूँगी? ये शब्दकोश है कि जैसे शब्द क्या होता है? वर्ण, वर्ण से शब्द बनते हैं। तो अगर वर्ण का अगर कोई रत्नों को बांधता है या किसी भी उसमें बांधता है तो क्या है? शब्दकोश बनता है। तो इस प्रकार इनको अपन याद कर सकते हैं। और इसका संपादन किसने किया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ये नया फैक्ट है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि हिंदू दरबार और भारतीय जो जीवन है उसका वर्णन कर रखा है इसमें। वर्ण रत्नाकर में क्या है? हिंदू दरबार और भारतीय जीवन का वर्णन कर रखा है। अब आगे देखिए, इसमें कुछ क्या है कि अपभ्रंश रचनाएं, कुछ अपभ्रंश रचनाएं हैं जो उन जिनके द्वारा लिखी गई है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कवि है। जैसे स्वयंभू, 783 में ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, और ये जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनके ग्रंथ है कौन से? 3 ग्रंथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पयमचर्यु किसका है? स्वयंभू का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये रामायण पे आधारित है। इसमें जो राम का चरित्र है वो बहुत ही अच्छा उभारा इन्होंने, और इसीलिए इनको जो अपभ्रंश का है आदिकाल का वाल्मीकि भी कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि, क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में ये रामायण का लिखा है। और इनको व्यास कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। और अपभ्रंश भाषा में राम कथा का जो श्रेय है वो भी स्वयंभू को जाता है। और इसको पूरा है जो इनका पुत्र था त्रिभुवन, उन्होंने पूरा किया। अब इसकी देखो, ये जो इन्होंने पौमचर्यु लिखा है उसकी विशेषता क्या है कि राम का चरित्र उभारा है। और लास्ट में ऐसा बताते हैं कि जो हमारे से थोड़ा अलग है, इसमें ऐसे बताते हैं कि जो जैन परंपरा है उसके अनुसार उनको निर्वाण करते हुए बताया अंत में। ये देखो, मैंने यहाँ लिख भी रखा, ये इसकी पूरी कहानी जैसा है कुछ। और जो पौमचर्य है उसमें 5 कांड है और एक बहुत ही विशाल महाकाव्य है। अब दिखती बात है, 5 कांड है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये अपभ्रंश का साहित्य है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का आदिकाल जो आदि काव्य है वो कहा जाता है, इनकी जो पौमचर्यु है। आगे है पुष्यदंत।
ये इनका महापुराण जो है रचना मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि ये महाभारत के जैसा है, तो इसलिए इनको भयाणी जो है उन्होंने अभ्रंश का भवभूति कहा है। क्या कहा है? भवभूति। देखो अभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो तो कहा है स्वयंभू को, और अभ्रंश का भवभूति कहा है इसको पुष्यदंत को। महापुराण में क्या है, जो 63 महापुरुष थे उनका जीवन चरित्र है। पूछा भी गया है कि जो महापुराण है उसमें कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र है, तो 63 यानी 63। और नय कुमार चरियु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं तो पक्का याद होनी चाहिए। जसहर चरियु, यानी इसको जो अगर ये तो क्या है कि अपभ्रंश भाषा में अगर शुद्ध हिंदी में लिखा जाए तो ये यशधर चरित्र है, यशधर चरित्र, इस प्रकार इनके नाम होते हैं। ये नय कुमार की जगह अगर उसमें लिखा जाए तो ये नाग कुमार होगा, ऐसे नाग कुमार। महापुराण, इस प्रकार इनकी 3 रचनाएं हैं। अब जैसे देखो हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर जैसे किसी पे कोई व्यक्ति है और उस पे हमें पुष्प बरसाने हैं, यानी पुष्य यानी पुष्प, ऐसे समझ लेना चाहिए। मतलब मैं इस पे कल्पना बता रही हूँ आपको कि अगर किसी व्यक्ति पे पुष्प कब बरसाते हैं, जब वो कोई जस या कोई बड़ा काम करता है, तो वो जब आता है अपने गांव में या अपने जगह, तो सब वो एकदम जस देते हैं सब उसको, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जस है। और फिर सब लोगों ने उसके चरित्र पे, जस के ऊपर एक चरित्र लिखा। और ये जो पुष्प किस पे बरसाएंगे हम, जो कोई महान पुरुष होगा, यानी कोई महान काव्य होगा या कोई महान पुरुष होगा, तो महान पुरुषों से संबंधित कोई काव्य होगा तो उस पे पुष्य अपन बरसाएंगे। तो इस प्रकार ये महापुराण हो गए। और ये जो पुष्य है तो वो नय कुमार है, मतलब कोई कुमार व्यक्ति है, बिल्कुल कम उम्र का, और उसने इतना जस प्राप्त किया है, इतना महान पुराण है जो 63 महापुरुषों की जीवन चरित्र लिखा है। इस प्रकार करके हम इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो तीनों रचनाएं वो आख्यान है, चरित्र है, यानी देखो ये किसी न किसी के चरित्र के ऊपर लिख गई है, इसलिए इनको आख्यान या चरित्र कहते हैं। आगे है धनपाल, इसकी रचना भविष्यत कहा। ध्यान रखिएगा, भविष्यत क्या है कि ये एक नगर सेठ था, कोई नगर सेठ, उसका पुत्र था भविष्यदत्त, उसकी लोक कथा का वर्णन है इसमें। ये देखो नाम से पता चलता है भविष्यत, तो ये भविष्यदत्त था, उसकी लोक कथा का वर्णन है। और इसमें बहुविवाह के जो दुष्परिणाम होते हैं, यानी एक से अधिक विवाह करना, उसके दुष्परिणाम, और साध्वी और जो कुटिल स्त्री होती है उसका अंतर स्पष्ट किया है। साध्वी और कुटिल स्त्री का इसमें पूछा जा सकता है कि बहुविवाह के दुष्परिणाम पर किस रचना में प्रकाश डाला गया, तो ये धनपाल की जो भविष्यत कहा है उसमें है। और आगे देखिए नेक्स्ट, अब्दुल रहमान, ये क्या इनकी रचना है, संदेश राशक। ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ। देसी भाषा कौन सी? अपभ्रंश, या इसको अवहट भी कहते हैं, अवहट। इस भाषा में रचित मुसलमान के द्वारा प्रथम ग्रंथ है। और इसमें अब्दुल जो संदेश राशि है उसमें इसकी कथा क्या है कि विक्रमपुर की वियोगिनी है, उसकी व्यथा का वर्णन कर रखा है, उसकी व्यथा का वर्णन कर रखा है। आगे है राम सिंह, राम सिंह का पाहुन दौड़ा, बहुत मोस्ट रचना है। ये अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है राम सिंह को। आगे हेमचंद्र, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है, ये देखिए आगे हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन, ये प्राकृत व्याकरण है। अब देखो व्याकरण है इसलिए इसको देखो, जब भी कोई किसी न किसी व्यक्ति को अगर कोई उपाधि मिलती है या कोई उपनाम मिलता है, तो वो उसकी रचना के ऊपर या उसका जो समय हुआ वातावरण है, उसकी जो विचारधारा थी, किसी न किसी चीज को आधारित रख के अगर पूर्व में सेम वैसा ही किसी ने काम किया तो ही मिलता है। अब जैसे हेमचंद्र ने क्या करा कि जो ये शब्दानुशासन की जो रचना है वो क्या एक प्राकृत का व्याकरण है। उसी प्रकार जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, आपको बता दो अष्टाध्यायी, और वो क्या एक व्याकरण ग्रंथ था, ये भी क्या एक व्याकरण ग्रंथ था। इसलिए पाणिनि का जो उपनाम है वो इनको, क्योंकि इन्होंने प्राकृत में व्याकरण लिखा तो इनको इसलिए प्राकृत का पाणिनि कहा गया हेमचंद्र को। हेम शब्दानुशासन और कई बार शब्दानुशासन भी नाम मिलता है, तो इसलिए कहा है। और अपभ्रंश के जो भाषिक है, व्याकरणिक है, उस रूप का व्यवस्थित मानक विवेचन किया है, इसलिए इनको पाणिनि की उपमा दी है। आगे देखिए प्राकृत पेंगलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट है। जैसे इसमें क्या, इसका अगर खड़ी बोली में या शुद्ध हिंदी में लिखा जाए तो इसका है प्राकृत पिंगल सूत्र। जो प्राकृत पेंगलम है ना, उसका ऐसे नाम। इसमें क्या है, विद्याधर,
सारंगधर, जज्जल और बब्बर की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह कर रखा है। और उसका संग्रह किसने किया? लक्ष्मीधर ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की है। अब क्या है कि प्राकृत पेंगलम में जो वर्णित 8 छंद है किसके? हम्मीर रासो के। मैंने जब हम्मीर रासो पढ़ाया था, रासो ग्रंथ, उसमें बताया था कि हम्मीर रासो की कोई मूल प्रतिकृति तो नहीं मिलती, परंतु हाँ प्राकृत पेंगलम में उसके कुछ छंद मिलते हैं। तो वो कितने? 8 छंदों के आधार पर शुक्ल ने हम्मीर रासो की कल्पना की और इसके रचयिता किसको माना? सारंगधर को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हम्मीर रासो कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मात्र प्राकृत पेंगलम में उसके कुछ छंद मिलते हैं। उसी आधार पर शुक्ल ने इसकी जो 12 रचनाएं बताई थी अपने रासो काव्य में, उसको इसका आधार माना है। आगे देखिए कि बब्बर के पदों से क्या मिलता है? सुखी और संपन्न जीवन क्या है, इसका चित्रण मिलता है। बब्बर, इसको पता है, इसमें जो लक्ष्मीधर की प्राकृत पेंगलम है उसमें बब्बर की कुछ रचनाएं मिलती हैं। आगे है सारंगधर, हम्मीर रासो का रचयिता शुक्ल के अनुसार। ध्यान रखिएगा, शुक्ल के अनुसार। लेकिन जज्जल को माना किसने है? राव सांस्कृत्यायन ने। अब ये शुक्ल ने माना हम्मीर रासो का रचयिता सारंगधर को, जबकि जज्जल को माना राव सांस्कृत्यायन ने। और हजारी प्रसाद ने कहा कि हम्मीर शब्द क्या है? एक पात्र नहीं है, मतलब कोई उसका नायक या कोई उसमें रोल करने वाला कोई नाटक का नायक नहीं है, बल्कि एक विशेषण है, यानी किसी चीज की विशेषता बताने वाला। ये अमीर का विकृत रूप है। हम्मीर, अमीर, समझ में आ रहा? हम्मीर, अमीर। तो ये कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं ये कोई पात्र का नाम नहीं है, बल्कि ये अमीर का विकृत रूप है। आपको पता है, जब भी संस्कृत या हिंदी या किसी भी भाषा का जब मूल बिगड़ता है, उसकी जो भाषा का मूल रूप होता है ना, तो अगर बिगड़ने में आता है ना, उसी को अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप। तो इसलिए हम्मीर, अमीर, तो इन्होंने कहा ये विकृत रूप है अमीर का, अमीर। आगे देखिए मेरुतुंग, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट रचना है इनकी। और शुक्ल ने राजा हम्मीर तक वीरगाथा काल माना है। फिर मैंने नीचे कुछ फैक्ट्स निकालने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, काम के थे, तो वो मैंने यहाँ आगे लिखे हैं यहाँ पे कि जो वीरगाथा काल है, जिसको आदिकाल के नाम से जानते हैं हम, उनका जो नाम है, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। तो इन्होंने इसको अंत कहाँ तक मानना है? राजा हम्मीर तक। ध्यान रखिएगा, राजा भोज से लेके राजा हम्मीर तक माना। हम्मीर तक इन्होंने वीरगाथा काल का अंत माना है। फिर विद्यापति की जो पदावली है उसको जीव और परमात्मा के संबंध के रूप में किसने अपनाया है? आनंद कुमार स्वामी ने। ये जो 2020 का नेट है उस एग्जाम में पूछा गया है कि जीव और परमात्मा के संबंध में विद्यापति की पदावली को किसने माना? आनंद कुमार जीव ने। ठीक है। संत मत के अलावा शब्द या शब्द, ठीक है, इसका प्रचलन किस संप्रदाय में हुआ? तो नाथ। आपको पता है कि जो संतों की जो संप्रदाय रहा है उसमें बहुत सारे सिद्धांत ऐसे थे जो नाथों और सिद्धों से लिए हुए थे। तो जो ये शब्द है, आपको पता है कबीर भी इन्होंने रचना करी शब्द साखी में, तो ये नाथ संप्रदाय में था। अवहट का क्या अर्थ होता है? कि मैथिली भाषा, मैथिली जो भाषा होती है उससे युक्त, जो मैथिली भाषा युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा, मतलब अपभ्रंश का थोड़ा सा अच्छा रूप, और ये जो मैथिली मिक्स होती है उसमें। तो इस प्रकार अवहट का अर्थ बताया इन्होंने। ये आज इतना ही देखेंगे हम, और लगभग हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया है। हम इसके बाद में इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, 20-25 जो भी मुझसे अच्छे बनेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे एक क्वेश्चन में आपको 3 या 4 सवाल एक साथ पूछे जाए, ऐसे सत्य वाले या मिलान वाले पूछूंगी, ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उसमें हमारी। तो ये ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं आपसे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।